2014 में अगर आपको याद हो, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी इंटरस्टेलर। इस फिल्म में स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को, बॉम्ब होल्स, ब्लैक होल्स, एलियन प्लैनेट्स, इन सबको बड़े ही साइंटिफिकली एक्यूरेट तरीके से दर्शाया गया था। लेकिन शायद सबसे भयंकर सीन इस फिल्म के एंड में था, क्लाइमैक्स में, जब फिल्म के मेन कैरेक्टर कूपर एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। इस ब्लैक होल का नाम फिल्म में बताया जाता है गारगेंटुआ, और कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं। शुरू में इनके आसपास सब कुछ काला काला होता है, कंप्लीट डार्कनेस। लेकिन जैसे ही और अंदर गिरते हैं, कुछ ग्रेन जैसे पार्टिकल्स इन्हें सामने दिखाई पड़ते हैं। ये पार्टिकल्स इनके स्पेसक्राफ्ट पर आकर लगते हैं, खुरेदने लग जाते हैं। कुछ लाइट के फ्लैशेस निकलते हैं, कुछ चिंगारियां लगती हैं और आग लगने लग जाती है इनके स्पेसक्राफ्ट। इन्हें मजबूरन इजेक्ट करना पड़ता है अपने स्पेसक्राफ्ट से, और ये ब्लैक होल के अंदर गिरते चले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से अपने आप को ये एक 5 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पाते हैं, एक 5 डायमेंशनल टेसरैक्ट। ये एक बहुत ही दिमाग हिला देने वाली चीज है, एक ऐसी जगह है जहां पर ये अपने पास्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्रेविटी का इस्तेमाल करके। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल आपके मन में उठा होगा, क्या ये सब पॉसिबल है? क्या एक ब्लैक होल के अंदर सही में ऐसा कुछ होता है? अगर हम सही में ब्लैक होल के अंदर गिरेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सारे सवालों को आज के इस वीडियो में। Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. From the outside, you can't tell what is inside a black hole. Black holes haunt our universe, dark centers of gravity that swallow everything in their path. कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ब्लैक होल्स का इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है। आज से 100 साल पहले कोई ब्लैक होल्स के बारे में जानता तक नहीं था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही बाद में जाकर ब्लैक होल्स की डिस्कवरी करी गई। इस थ्योरी के एक्चुअली में 2 हिस्से हैं दोस्तों, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टाइन ने साल 1905 में पब्लिश किया था, हमें बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेज उड़ने लग रही है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए टाइम धीरे चलेगा रिलेटिव टू वो लोग जो स्पेसशिप में नहीं बैठे हैं, धरती पर ही हैं। रिलेटिव शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब स्पेसशिप में बैठे होंगे तो आपको फील नहीं हो रहा होगा कि टाइम बहुत धीरे चलने लग रहा है। आपके लिए टाइम उतनी ही स्पीड पर चल रहा होगा जितनी पे नॉर्मली चलता है। बस आप अगर वापस धरती पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा था। इस चीज को काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहा जाता है। अब स्पीड से ही नहीं बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकती है, जिसे आइंस्टाइन ने बताया अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये उन्होंने डेवलप करी थी साल 1915 में। इसमें जितना ज्यादा आप ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए धीरे हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है, और इंटरस्टेलर फिल्म में इसे बढ़िया तरीके से दिखाया गया था। जब कूपर और उनके साथी एक एक्वा प्लैनेट पर लैंड करते हैं, उस प्लैनेट पर उनके लिए 1 घंटा धरती पर 7 सालों के बराबर होता है। ऐसा इस प्लैनेट पर इसलिए होता है क्योंकि ये प्लैनेट गारगेंटुआ ब्लैक होल के काफी करीब होता है, तो ब्लैक होल की तरफ से आ रहा ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर इंपैक्ट डालता है। अब आइंस्टाइन ने इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए कहा था कि एक स्पेस टाइम का फैब्रिक इमेजिन करो, एक तरीके का मैश इमेजिन करो, जिस पर सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जितना ज्यादा उनका मास है, उतना ही ज्यादा वो इस स्पेस टाइम के मैश को बेंड कर रहे हैं नीचे। और जब ये मैश बेंड होने लग रहा है, ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि टाइम की भी इससे डायलेशन होने लग रही है। और जो बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि साउंड, हीट और लाइट, उन सब पर भी ग्रेविटेशन का असर पड़ता है। सही सुना आपने दोस्तों, ये एक और कंक्लूजन था जो आइंस्टाइन ने निकाला था। ग्रेविटेशन से ऑलमोस्ट हर चीज पर असर पड़ता है। ग्रेविटेशन के फोर्स से ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि हीट, साउंड और लाइट भी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं यूनिवर्स में जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वो लाइट को पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कंप्लीटली ब्लैक होंगे, हमें दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि लाइट भी उनसे बाहर नहीं निकल पाएगी। एग्जैक्टली यही होते हैं दोस्तों ब्लैक होल्स। लेकिन आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बताई थी, उस वक्त ये ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ थियोरेटिकल था। आइंस्टाइन को पता था कि ग्रेविटेशन लाइट को इन्फ्लुएंस करती है और थियोरेटिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकें। लेकिन आइंस्टाइन ये नहीं जानते थे कि एक्चुअली में भी ब्लैक होल्स होते हैं। इनफैक्ट आइंस्टाइन जब तक जिंदा थे, उन्हें ये ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीबोगरीब लगता था। वो जानते थे कि थियोरेटिकली ऐसी चीजें हो सकती हैं,
लेकिन उन्हें ये लगता था कि हाँ थियोरेटिकली तो कहने के लिए इन्फिनिटी जैसी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसी चीजें असली में एग्जिस्ट करती हैं। तो एक्चुअली में उनका देहांत होने तक ब्लैक होल्स जैसा शब्द इन्वेंट भी नहीं हुआ था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट, आइंस्टाइन की थ्योरी में एक की पॉइंट ये भी था कि लाइट की स्पीड ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को लिमिट करती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी का फोर्स इंस्टेंटली हमें हर जगह फील होता है, इसकी अपर लिमिट है लाइट की स्पीड। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि मान लो सूरज अचानक से गायब हो गया। आप सब जानते ही होंगे कि हमें 8 मिनट बाद ही पता लगेगा धरती पर कि सूरज गायब हो गया है, क्योंकि लाइट को 8 मिनट का समय लगता है धरती तक पहुंचने में। लेकिन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग सूरज गायब होने का जो धरती पर ग्रेविटेशनल इंपैक्ट पड़ेगा ये भी हमें 8 मिनट बाद ही फील होगा। है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज। तो आइंस्टाइन के बाद दोस्तों जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी थी, इस पर कई और साइंटिस्ट ने काम किया, जैसे कि कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड, जोहानस द्रोस्ते, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कई इक्वेशंस थी, इन लोगों ने उन इक्वेशंस को सॉल्व किया, उनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करी और इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने से थ्योरेटिकली ये प्रूफ हो पाया कि ब्लैक होल्स जैसी चीज एग्जिस्ट करती हैं। 1960s तक आते आते फाइनली रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने माना कि थियोरेटिकली ही नहीं, शायद एक दिन रियलिस्टिकली भी हम ब्लैक होल्स को देख पाएंगे, क्योंकि ये चीजें एक्चुअली में स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं। ब्लैक होल शब्द को पहली बार एक मैगजीन ने इस्तेमाल किया था साल 1964 में, लेकिन ये साल 1967 के बाद ही शब्द पॉपुलर बना, जब एक फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने इसे पॉपुलराइज किया। हालांकि ब्लैक होल शब्द सुनने में काफी सेंसेशनल लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा मिसलीडिंग शब्द है। ब्लैक होल सुनकर आपको लगेगा कि एक्चुअली में कोई होल है वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां कोई होल नहीं है स्पेस में। ब्लैक होल स्टार्स से बनते हैं, तो इनके सेंटर में कुछ मटेरियल जरूर है। अब स्टार्स में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि सन भी हमारा एक स्टार्स है, उनके बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं। इन रिएक्शंस की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये बाहर की तरफ एक फोर्स डालती है और अंदर की तरफ स्टार्स में फोर्स आता है ग्रेविटेशन की वजह से, जिसकी वजह से ये स्टार इकट्ठा होके जिंदा रह रहा है। तो एक तरीके से हर स्टार अपनी जिंदगी में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। बाहर की तरफ जाने वाली फोर्सेस रिएक्शन की वजह से और अंदर की तरफ आने वाली फोर्सेस ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन ये जो रिएक्शन होने लग रहा है ये कोई फ्यूल की वजह से होने लग रहा है, हाइड्रोजन या हीलियम। ये फ्यूल हमेशा नहीं रहेगा, ये फ्यूल कभी तो खत्म हो जाएगा, और जब ये फ्यूल खत्म होगा तो बाहर की तरफ जो फोर्स जाने लग रहा है वो रहेगा नहीं। अंदर की तरफ जो ग्रेविटी का फोर्स है उसे काउंटर करने के लिए कोई फोर्स नहीं रहेगा, तो ये स्टार अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाएगा अपनी खुद की ग्रेविटी में। ये होने में काफी लंबा समय लगेगा। वैसे हमारे खुद के सन की लाइफ है अराउंड 10 बिलियन ईयर्स, लेकिन आगे क्या होता है ये डिपेंड करता है कि उस स्टार का मास कितना है। बेसिकली कहा जाए जितना मास था एक स्टार में, जब वो अपने ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया, कंडेंस हो गया, तो वो ये ब्लैक होल बन सकता है। स्पेसिफिकली कितनी छोटी वॉल्यूम में ये मटेरियल कंप्रेस हो जाता है, अगर कोई स्टार हमारे सन जितना बड़ा है उसका अगर कोई ब्लैक होल बनता है तो उसका डायमीटर उस ब्लैक होल का सिर्फ 50 किलोमीटर का होगा। इतनी कम हो जाती है वॉल्यूम, आप इमेजिन कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि हमारा बेटा बड़ा होकर कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा।